ठीक है, एलईडी भी चालू करें, टाइमिंग का पता रहेगा, टाइम देखने के लिए। हाँ भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग दोस्तों। अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। थ्योरी क्लासेस में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपना होता है वो होता है अपना पाठ योजना वाला, जो लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से काम आता ही है। उसको अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो 100% जो होगा ना, ये एलईडी का फोकस आ रहा है, बंद कर दो, बोर्ड पे आ रहा है, चलो बस ठीक है। तो पाठ योजना वाला जो था ना वो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, कंप्लीट कर लिया अपन ने, 4 क्लासेस के आसपास में उसको पढ़ा था। उसके बाद जो आज जो अपन पढ़ने वाले वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर परीक्षा में इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न जो है ना हर विषय में उठ करके आते हैं। यह भी चाहे रीड फर्स्ट लेवल वाला हो, चाहे रीड सेकेंड लेवल वाला हो, चाहे कोई सी भी टेट वाला हो, सबके लिए ये काम आएगा ये टॉपिक, और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज की क्लास में मैं उसके सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा करूंगा, फिर टॉपिक टू टॉपिक, डिटेल टू डिटेल इसके बारे में मैं आपको क्या करूंगा, सारी चीजें पढ़ा दूंगा, कुछ भी बाकी इसके अंतर्गत आपका नहीं रहेगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, जिस पे अपना स्टार्ट करने वाले दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मापन एवं मूल्यांकन। भाई, मापन मूल्यांकन, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकांश प्रश्न जो उठ करके आते हैं इस टॉपिक से ही उठ करके आते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। तो आइए बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि आप पता है आपको कि मैं समय कभी व्यस्त करता नहीं हूं, समय कभी गंवाता नहीं हूं, समय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो बिना कुछ समय गंवाए सीधी अपन बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये क्या होता है, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मैंने पहले ही कहा भी, किसी भी चीज को यदि आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को यदि आप पहले से पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ध्यान रखना कि उसको पढ़ते समय आपको हमेशा पहले उस टॉपिक को क्या कहेंगे, उस टॉपिक का सामान्य अर्थ क्या होता है, उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। यदि आप ये समझते हो तो मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये मापन होता क्या है, ये मापन होता क्या है। 2 शब्द हैं इसके अंदर, एक है मापन और दूसरा है दोस्तों मूल्यांकन। देखिए, मैं आपका बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूंगा दोस्तों, है ना। मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मापन का मतलब होता है दोस्तों मापना। क्या होता है दोस्तों, मापना, या अपन कह सकते हैं इसको तोलना, या तो अपन क्या कहेंगे इसको मापना, या हम इसे क्या कहते थे दोस्तों, तोलना। मापना कह दो या तोलना कह दो, उसे हम कह देंगे मापन। जैसे देखिए, आप नाप तोल करते हो, ये 2 किलो है, ये 5 किलो है, किसी का ये 15% है, ये 50% है, ये क्या है आपका मापन है, जो जिसमें केवल और केवल संख्या का प्रदर्शन हो। किसका प्रदर्शन हो, केवल और केवल संख्या दिखे, उसे तो हम क्या कह देंगे दोस्तों, मापन कह देंगे। क्योंकि जो मापन जो होता है ना दोस्तों, वो केवल और केवल कैसा होता है, संख्यात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों, संख्यात्मक होता है, इसमें कोई ना कोई संख्या प्रदर्शित होती है। जैसे मान लीजिए कि एक, इसको उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, उस कांस्टेबल की परीक्षा के अंतर्गत जो शारीरिक परीक्षाएं हो रही है, उसके अंदर एक तय किया गया कि एक बालक को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ तय करनी है। कितनी करनी है दोस्तों, 60 मिनट के अंतर्गत 10 किलोमीटर उस बालक को दौड़ना है, यह मापदंड अपन ने तय कर रखा है। अब मान लीजिए ये एक्स नाम का कोई बालक है, ये एक्स नाम का बालक दौड़ता है, उसने दौड़ लगाई, तो उसने 1 घंटे में 60 मिनट में, मान लीजिए कि 60 मिनट में इस बालक ने 8 किलोमीटर की दौड़ तय की। कितनी दौड़ तय की दोस्तों, 8 किलोमीटर की। अब जो आप ये लिखोगे ना, इस एक्स नाम के बालक ने 60 मिनट में 8 किलोमीटर की दौड़ तय की, ये तो आपका कहलाएगा मापन। ये जो 8 किलोमीटर लिखोगे ना, केवल कि एक बालक कितने 60 मिनट में कितना दौड़ा, 8 किलोमीटर दौड़ा, रिकॉर्ड लेना पड़ेगा उसको भी, वो कितना दौड़ा है, जो 1 घंटे में उसने कितनी दौड़ की, 8 किलोमीटर की। ये जो केवल 8 किलोमीटर लिख रहे हो ना आप, ये तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, मापन कहलाएगा। लेकिन यदि आप इसको ऐसे लिखते हो कि एक्स नाम के बालक ने 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दौड़ तय की, वह 2 किलोमीटर की दौड़ से रह गया। क्या किया दोस्तों, 2 किलोमीटर की दौड़ से रह गया।
अब ये जो पीछे वाली जो आपने व्याख्या की है ना, इसके साथ मिला करके ये आपका मूल्यांकन कहलाएगा। केवल आपने 8 किलोमीटर लिखा, इसे तो अपन क्या कह देंगे दोस्तों, मापन कह देंगे। लेकिन इन दोनों को आपने साथ में मिला लिया, 8 किलोमीटर दौड़ा प्लस 2 किलोमीटर से रह गया, अब इसको अपन क्या कह देंगे, मूल्यांकन कह देंगे दोस्तों। क्या कह देंगे इसको, मूल्यांकन। यानी पहले संख्या थी, अब संख्या के साथ में व्याख्या भी है। जहां केवल संख्यात्मक आएगा वहां पे तो आपका मापन होगा, संख्या के साथ में गुणों की व्याख्या भी की जाएगी, वो क्या आएगा, आपका मूल्यांकन कहलाएगा दोस्तों। ये मोटे मोटे तौर पर अंतर है। देखो मापन मूल्यांकन में बहुत से अंतर से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। मापन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, असत्य कथन क्या है, ऐसे बहुत से प्रश्न अपना रीट वैक्सीन के अंतर्गत किए भी थे दोस्तों। लेकिन याद रखना मेन चीज जो इसके अंतर्गत आएगी वो क्या आएगी आपकी, कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मापन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं। यहां तक आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब ये जो मापन होगा ना दोस्तों, अब जो ये मापन होगा इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा मैं क्लीन पेज पे समझाता हूं ना, आपको नोट्स उतारना भी समझ में रहेगी। अपन मापन मूल्यांकन की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक तरफ मैं मापन लिख देता हूं, एक तरफ मैं मूल्यांकन लिख देता हूं। इसको पहले क्लियर कीजिए, फिर आगे की बात अपन बाद में समझेंगे। पहले चीज समझ में तो आनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो, सहायक सामग्री भी पढ़ रहे हो ना, पहले ये पता लगाओ कि सहायक सामग्री कहते किसे, फिर वैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ो, किसने क्या कहा, पहला कौन था, अंतिम कौन था, ये सब बाद में आता है दोस्तों। पहले ये चीज आती है कि वास्तविकता में ये होता क्या है, पहले ये क्लियर करो। मापन की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें केवल और केवल संख्यात्मक होता है दोस्तों। कैसा होता है, केवल और केवल संख्यात्मक होता है, जबकि ये गुणात्मक होता है। लेकिन गुणात्मक के साथ में संख्यात्मक भी होता है। इसको केवल आप इसको जो कह रहे हो ना, इसको जो मापन को जो आप कहोगे, मापन को आप कह सकते हो कि मापन जो होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, केवल और केवल संख्यात्मक होता है। लेकिन यदि आप इसकी बात करते हो, यदि आप मूल्यांकन की बात करते हो दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा कि संख्यात्मक के साथ में कैसा हो जाएगा दोस्तों, गुणात्मक भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो होगा ना मापन, ये केवल और केवल एक पक्ष की जांच कर रहा है। एक पक्ष की मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बालक कांस्टेबल की परीक्षा में दौड़ा, वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ा, ये एक पक्ष है। लेकिन 1 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़ा और 2 किलोमीटर की दौड़ से रह गया, अब इस मापन के साथ में उसकी व्याख्या भी कर दी है साथ में। अब ये जो दोनों एक साथ में मिल रहे हैं ना, अब ये बहुपक्षी हो गया। यानी कि अपन कह सकते हैं ये जो होता है ना दोस्तों, कैसा होता है आपका, एक पक्षी होता है, जबकि ये कैसा हो जाएगा आपका, बहुपक्षी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, बहुपक्षी। ये केवल और केवल एक पक्ष की बात करता है, जबकि ये कौन से पक्ष की बात करता है दोस्तों, बहुपक्ष की बात करता है। यानी कि एक तरीके से न जोड़ करके बहुत सारे तरीके से। इनको आप ऐसे समझिए नॉर्मली शिक्षण वीडियो की तरह। आप बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोर्ड की मान लीजिए कि कोई कॉपियां चेक कर रहे हो। कॉपियां चेक करते करते आपने किसी बालक को, मान लीजिए कि 100 में से किसी बालक को, मान लीजिए किसी बालक को 100 में से, किसी बालक को 100 में से आपने 50 नंबर दिए। एक बालक को 100 में से कितने अंक दिए आपने, 50 अंक दिए। ये 100 में से जो 50 अंक आपने दिए ना, ये क्या कहलाएगा, आपका मापन कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। लेकिन 100 में से 50 अंक देने के बाद में आप इसे कहते हो कि 100 में से 50, इसके 50% बने, यह बालक पास हो गया, इसको बालक को विषय के प्रति 50% ज्ञान हो गया। यानी कि 100 में से 50 नंबर आया मतलब बालक पास हो गया, यानी कि बालक 50% ज्ञान के साथ में उत्तीर्ण हुआ है। अब ये जो व्याख्या की है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मापन जो होता है वो केवल और केवल एक भाग को प्रदर्शित करता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वह बहुत सारे भागों को भी क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। यहां पे केवल अंकों की बात है मापन के अंतर्गत। मापन के अंतर्गत केवल और केवल किसकी बात हो रही है, अधिकतर कि देखो ये केवल यहां पे होता है। लेकिन समाजशास्त्र वगैरह अगर आप पढ़ते हो, सोशियोलॉजी अगर आप वहां पढ़ोगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि इस मापन को गुणात्मक भी बताया गया है। वहां ये कुछ लोग, कुछ शिक्षा शास्त्री थे, वो ऐसा मानते थे कि मापन को आप केवल संख्यात्मक नहीं कह सकते हो, बल्कि ये गुणात्मक भी होता है। यदि आप किसी एक गुण की पहचान कर रहे हो ना, तब उसे भी हम मापन कहेंगे। लेकिन एक से अधिक गुण की अगर आप पहचान कर रहे हो ना, तो क्या कहेंगे उसे। अब देखिए इस मापन का जो परिणाम होता है ना दोस्तों, वो भी क्या आ जाता है दोस्तों, तुरंत आ जाता है। मापन का परिणाम जो होता है ना दोस्तों, वह तुरंत आ जाता है। इसका परिणाम आने में क्या लगता है दोस्तों, समय अधिक लगता है। इसका परिणाम तुरंत नहीं आता है। इसका परिणाम जो आता है ना दोस्तों, वो क्या आता है दोस्तों, इसमें समय लगता है। इसमें क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। अब इसमें अपन बात करें, वापस मापन के अंतर्गत बात करें, तो मापन के अंतर्गत केवल और केवल आपके प्रदर्शन की अंक व्याख्या होती है। प्रदर्शन की कौन सी व्याख्या होती है दोस्तों, अंक की व्याख्या होती है। जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत बात करें तो यहां पे अंकों की वास्तविक व्याख्या होती है। भाई कौन सी व्याख्या होती है दोस्तों,
वास्तविक व्याख्या होती है। कौन सी व्याख्या होगी? वास्तविक व्याख्या की वास्तविक परिणाम क्या आया। अब इसके द्वारा परिणाम निकालना संभव नहीं है, परिणाम इससे नहीं दे सकते हैं। यदि आपको परिणाम सुनाना है तो परिणाम मूल्यांकन के द्वारा सुनाया जा सकता है। मापन के द्वारा केवल और केवल अंक निर्धारित किए जाएंगे, परिणाम नहीं दिए जा सकते। परिणाम यदि किसी से दिया जा सकते तो किससे दिया जा सकते दोस्तों? परिणाम दिए जा सकते हैं इस मूल्यांकन के द्वारा दिए जा सकते हैं। यहां तक आपको क्या रखना है? क्लियर रखना है। अब अपन और इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे तो देखना, मूल्यांकन कभी भी मापन के बगैर नहीं हो सकता। जब तक पहले आप मापन नहीं करोगे तब तक आप मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अंक का आना जरूरी है, तब जाकर के आप क्या करोगे? व्याख्या करोगे। अंक आए ही नहीं उससे पहले आप व्याख्या भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। यह चीज भी क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए भाई। यहां पे जो व्याख्या होगी ना, तो अपन कह सकते हैं कि इस मूल्यांकन के अंतर्गत मापन ऑलरेडी समाहित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ऑलरेडी इसके अंदर समाहित रहता है। जबकि ये जो मापन है ना, ये क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का एक भाग है। तो इस तरीके से आपको मापन मूल्यांकन के बारे में हल्का सा क्या करना है दोस्तों? समझ जाना है कि वो क्या है और क्या नहीं है। यहां पे क्या होता है कि ये जो होगा ना दोस्तों, ये अधिकांश क्या होता है? बहुत जल्दी तरीके, इसमें समय भी कम लगता है। इसमें क्या लगता है? समय अधिक, इसकी प्रोसेसिंग कम होती है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है दोस्तों? थोड़ी लंबी होती है। तो मापन मूल्यांकन के संदर्भ में इतने झंझट, इतने अंतर याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतर यदि मैं आपको लिखाने बैठूं तो 50-50 अंतर लिखा दूंगा, ये रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा दिमाग में रखना है कि मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना और मूल्यांकन का मतलब होता है अंकों के साथ में गुणों की भी व्याख्या करना। एक बालक के 100 में से 50 नंबर आए, मापन है। एक बालक के 100 में से 50 नंबर आए, वह उत्तीर्ण हुआ 50% ज्ञान के साथ, यह मूल्यांकन है। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कोई दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना भाई, मापन एक छोटा रूप है, इसका अंतर कैसे आता है भाई? इसका रूप जो होता है वो कैसा होता है? संकीर्ण होता है। इसका कैसा होता है? व्यापक होता है। ये एक पक्षी होता है, ये बहुपक्षीय होता है, ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऐसे बहुत सारे अंतर निकाल सकते हो और आपने किताबों में अनाप शनाप अंतर पढ़े होंगे, हम उसमें उलझना भी नहीं चाहते। मैं आशा करता हूं कि मूल्यांकन की अवधारणा, यहां तक मापन और मूल्यांकन का कंसेप्ट आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा कि मापन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं। यह अंतर समझ में आना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। यह अंतर दिया। जैसे अब इसमें बात करें कि अब जैसे ये क्या इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के अंदर बात करें ना, तो मापन हमेशा शैक्षिक परिस्थितियों का अधिक होता है, जबकि इसमें शैक्षिक गतिविधि भी शामिल है और सहशैक्षिक गतिविधि भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल शैक्षिक होता है, लेकिन अधिकांश शैक्षिक का होता है, जबकि इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधि दोनों समाहित रहती हैं। क्योंकि देखो, परिणाम मापन जो होगा ना, वो क्या होगा? 50 आपका जो, जैसे आपने हिंदी में से आए 100 में से 50 नंबर, अब ये केवल मापन हो गया। लेकिन जब परिणाम बनेगा तब आपके साल भर का आपका व्यवहार, अटेंडेंस रिकॉर्ड, आपकी उपस्थिति, विद्यालय में आपका व्यवहार कैसा रहा, अन्य क्रियाकलाप, एससीपीडब्ल्यू कैंप वगैरह, इको क्लब वगैरह, बहुत सारी क्रियाकलाप चलते हैं, उनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, सबके अंक मिलेंगे। फिर मूल्यांकन स्पष्ट होगा दोस्तों कि वास्तविकता में आपका वर्ष भर का परिणाम क्या रहा। तो इसमें सहशैक्षिक गतिविधियों को भी क्या कर दिया जाता है दोस्तों? ऐड कर दिया जाता है। इतना सा आपको क्या रखना है इस मूल्यांकन के संदर्भ में, इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है कि मापन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो, मैं सिंपल चीजें मैं आपको नहीं समझा रहा हूं जो दूसरे समझाते हैं। ऐसे मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, अर्थात मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन होगा। आपको दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपका मानसिक स्तर लेवल वाला है, छोटी छोटी बातें आप क्या कर सकते हो? पकड़ सकते हो। भाई शिक्षक बनने जा रहे हो ना, बन गए वो शिक्षक। जैसे एक MBBS करने के बाद में उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना, वैसे भी BEd और STC करने के बाद में उसके नाम के आगे अध्यापक लग जाता है। तो आप अध्यापक बन चुके हो दोस्तों। तो अब आपका मानसिक स्तर इतना नीचे नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाए। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करवा देगी। एक कितना डिटेल आपको दिए ये जरूरी नहीं है, परीक्षा में प्रश्नों का सही होना ये ज्यादा जरूरी है। मैं काम परीक्षा में प्रश्न सही होने के ऊपर करता हूं, ना कि ज्यादा ज्ञान बांटने के ऊपर करता हूं। बाकी मैं मापन मूल्यांकन की सबसे पहले परिभाषा लाता, 200 परिभाषा लिखवा देता, आपको पता ही नहीं चलता कि कहां से आ गई ये परिभाषा, लेकिन मतलब क्या है जब परीक्षा में आए ही नहीं। तो वही चीज पूछनी है जो अपने रीड का लेवल है, रीड का लेवल क्या है उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, याद रखना एक चीज, मूल्यांकन की अवधारणा को जो सबसे पहले स्पष्ट किया गया था, कौन सी अवधारणा को दोस्तों? मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्पष्ट किया गया था, उस शिक्षा शास्त्री का नाम था दोस्तों स्क्रीवेन।
क्या नाम था दोस्तों? स्क्रीवेन। यहां पे दो सन आते हैं दोस्तों, एक तो आता है 1969 और एक आता है 1967। हालांकि यहां पे आपको कभी भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा भी जाए यदि ऑप्शन के अंदर 1969 और 1967 दोनों एक साथ में नहीं होंगे, लेकिन यदि 1969 और 1967 एक साथ में होना, आप 1969 वाले को क्या कर देना? सही कर देना, ये ज्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि इस पर यहां पे विचार जो उसने फाइल दी थी और फाइल सिलेक्ट हुई थी, ये दोनों डेटे हैं, यहां पे दी थी, यहां पे माना गया था, ये दोनों डेटे हैं, तो दोनों डेटे सही मानी गई। ऐसे प्रश्न आते नहीं है कंफ्यूजन वाले, लेकिन आ भी जाए तो याद रखना। तो मूल्यांकन की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है स्पष्ट किया गया? तो वो किया गया है दोस्तों स्क्रीवेन के द्वारा। भाई किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? स्क्रीवेन के द्वारा दिया गया है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि डायरी पेन लेकर के पास में देखते हुए बैठना, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट बना करके जाओ, ऐसा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार बनाया और लिख दो, सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा स्क्रीवेन के द्वारा 1967 1969, खत्म बात, लाइन कंप्लीट। आपको इतना ही समझना है, पूरी थ्योरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अवधारणा किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा जिसके द्वारा स्पष्ट की गई थी उस शिक्षा शास्त्री का नाम था दोस्तों स्क्रीवेन। और उन्होंने कब किया था? एक सन याद रखना है आपको, किसके साथ में? 1969, और एक क्या याद रखना है आपको? 1967। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको पाठ योजना पढ़ा रहा था, तब ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। मूल्यांकन का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध जो होता है ना, वो किससे होता है दोस्तों? शिक्षण उद्देश्यों से होता है। ये सारी की सारी बातें मैंने पहले आपको बता रखी थी। अब आती है दोस्तों एक संस्थान जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली। एक संस्था है, इस संस्था का नाम आपको याद रखना है। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली। इसने मूल्यांकन के संदर्भ में 3 बातें कही है। कितनी बातें कही है दोस्तों? 3 बातें कही है। मुख्य रूप से 3 बातें कही हैं कि मूल्यांकन यदि आप कर रहे हो तो उस मूल्यांकन में आपको किस चीज का ध्यान रखना है। एक काम करो ना, थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी लिख देता हूं, आपके भी काम आ जाएगी ना। देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कहां स्थित है भाई? वो स्थित है नई दिल्ली में। कहां स्थित है भाई? नई दिल्ली में। इस नई दिल्ली ने इसने मूल्यांकन के संदर्भ में 3 बातें कही है भाई। कितनी बातें कही है? 3 बातें। यदि आप मूल्यांकन ले रहे हो तो आपको मूल्यांकन लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ये मूल्यांकन के संदर्भ में उन्होंने कितनी बातें कही हैं? टोटल 3 बातें कही हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी कही है दोस्तों? तो उन 3 बातों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बात कही है कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है। आप मूल्यांकन ले रहे हो तो मूल्यांकन में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है? तो पहला ध्यान रखना है उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई। उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है भाई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान नई दिल्ली ने क्या कहा था? यदि आप मूल्यांकन ले रहे हो तो मूल्यांकन में यदि आप किसी की जांच करनी है तो जांच करोगे तो सबसे पहले जांच जो आपको करनी है वो किसकी करनी है? कि आपने शिक्षण कराने से पहले जिन उद्देश्य का निर्माण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, इस चीज का आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कही थी कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी कि जो उद्देश्य आपने निर्माण किए थे उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही। शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही। दूसरी बात आपको किस चीज का ध्यान करना है? सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि जिन उद्देश्य का आपने निर्माण किया था वह उद्देश्य कितने प्रभावी रहे। और दूसरे नंबर पर आपको क्या पता लगाना है? दूसरे नंबर पर पता लगाना है कि उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिन शिक्षण विधियों का आपने निर्माण किया था वह शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही हैं, उनका प्रभाव बालक के ऊपर कितना पड़ा, इस चीज का आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात बताई थी उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई। दूसरी बताई थी उद्देश्य की पूर्ति करने वाली शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही है। और तीसरी बताई थी इन्होंने अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, मूल्यांकन कितने प्रभावी रहे। दोस्तों ये कई टेटों में प्रश्न पूछा गया है, कितने प्रभावी रहे।
भाई इसमें से यही प्रश्न अभी तक आया था कि निम्नलिखित मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा की गई असत्य बातें हैं। ये तीन बातें हमेशा दी होती और चौथी कोई ना कोई अलग लिख देता है। तो आपको केवल और केवल इन तीन बातों का ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग और मात्राओं की मिस्टेक में मत जाना है ना, कंसेप्ट पकड़ना आप तो केवल और केवल। तो तीन बातें याद रखनी है। उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, मतलब जो उद्देश्य आपने बनाए थे वो उद्देश्य कहां तक पूरे हुए, बालक के अंदर कितना व्यवहार में परिवर्तन आया, इसकी जांच करना है मूल्यांकन में। दूसरा काम करना है कि उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपने जो शिक्षण करवाया होगा वहां किसी ने किसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया होगा, वह शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही है, इस चीज का भी आपको क्या रखना है, पता लगाना है मूल्यांकन में। और तीसरी बात क्या कही थी ने कि जो अधिगम अनुभव तुमने लिए थे, जो अधिगम अनुभव आपने बालक को दिए थे, वो अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे या अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे या इन अधिगम अनुभव का उत्पादन कितना प्रभावी रहा, इस चीज का आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये किसने कहा था, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा ये बात कही गई थी। इसके बाद में आता है दोस्तों, इसके बाद में बात करें अपन तो एक शिक्षा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों, शिक्षा के अंतर्गत नवीन संप्रत्यय की अवधारणा दी गई। क्या दी गई दोस्तों, नवीन संप्रत्यय की अवधारणा दी गई दोस्तों। 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसके बाद में एक नवीन संप्रत्यय की अवधारणा को स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने। क्या स्पष्ट किया था, नवीन संप्रत्यय मतलब नए तरीके से शिक्षा में कुछ बदलाव लाने के लिए कंसेप्ट बनाया था, वह क्या कराया था आपका नवीन संप्रत्यय की अवधारणा। तो इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत तीन बातें बताई थी। भाई शिक्षा के कितने अंग बताए थे, इन्होंने तीन अंग बताए थे कि किस तरीके से जो है ना आपको शिक्षा को आगे बढ़ाना या करना है। तो सबसे पहला जो बताया था वह बताया था उन्होंने उद्देश्य। क्या बताया था, उद्देश्य। इन्होंने क्या बताए, शिक्षा के तीन अंग बताए दोस्तों। किसके अंग बताए भाई, शिक्षा के तीन अंग। अरे आज मैंने पीडीएफ नहीं बनाई थी है ना, टाइम नहीं मिला था, तो सीधा यहीं से पढ़ लेना आप। शिक्षा नवीन संप्रत्यय की अवधारणा में सबसे पहले इन्होंने बनाया था उद्देश्य कि यदि आप शिक्षा करवा रहे हो तो सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करो। उद्देश्य को हम कह देंगे क्यों, क्या कह देंगे दोस्तों, क्यों आप जो पढ़ा रहे हो वो क्यों पढ़ा रहे हो, वही क्या कहलाएगा आपका उद्देश्य कहलाएगा। पढ़ाने के पीछे आपका रीजन क्या है, वही क्या कहलाएगा आपका उद्देश्य कहलाएगा। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो क्या, उद्देश्य को हम क्या कह देंगे, क्यों। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आ जाएगा उद्देश्य, आप पहले निर्धारित कीजिए कि क्या पढ़ा रहे हो और क्यों पढ़ा रहे हो। और दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपके अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति, अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हो और बालक पढ़ रहे हैं उसका वातावरण कैसा रहेगा, कैसे शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करोगे, किस प्रकार से बालक को प्रभावी करोगे, कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे, ये सारी की सारी बातें क्या कहलाती है, अध्ययन अध्यापन की स्थिति कहलाती है। और तीसरे नंबर पर इन्होंने दिया था मूल्यांकन। क्या दिया था दोस्तों, मूल्यांकन। क्या दिया था, मूल्यांकन, कि क्या कर दो, तीसरे नंबर पे मूल्यांकन की जांच कर लो, कि मूल्यांकन कर लो कि सबसे पहले तो उद्देश्य का निर्माण करो, फिर अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति का निर्माण करो और अंत में जाकर के क्या कर दो, उस चीज का आप मूल्यांकन कर दो। यह अवधारणा किसके द्वारा स्पष्ट की गई थी, तो यह नवीन संप्रत्यय की अवधारणा कहलाई थी दोस्तों। भाई कौन से संप्रत्यय की अवधारणा कहलाई थी, ये नवीन संप्रत्यय की अवधारणा कहलाई थी। नवीन संप्रत्यय की अवधारणा में तीन बातें याद रखनी है, उद्देश्य, उसके बाद में अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति। अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति का मतलब कैसे, क्या कह देंगे अपन, कैसे कैसे पढ़ाएं है ना, वो क्या कहलाएगा आपका मूल्यांकन। फिर अंत में आ जाता है मूल्यांकन, यानी इन दोनों की पूर्ति की जांच के लिए आप क्या कर दोगे, मूल्यांकन। आपके उद्देश्य कैसे रहे और अध्यापन की परिस्थिति कैसी रही, ये मूल्यांकन के द्वारा आपको क्या कर जाएगी, पता चल जाएगा। तो ये शिक्षा के तीन अंग किसके द्वारा निर्धारित किए गए दोस्तों, तो आपको याद रखना भाई ये शिक्षा के तीन अंग नवीन संप्रत्यय की अवधारणा के अंतर्गत स्पष्ट किए गए हैं। अंत में बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में एक शिक्षा शास्त्री आया था ब्लूम। क्या आया था दोस्तों, ब्लूम। इसने भी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया। इसने शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक आकृति का प्रयोग किया था दोस्तों, और उस आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। कौन सी आकृति का प्रयोग किया था दोस्तों, त्रिभुज वाली आकृति का इन्होंने प्रयोग किया था। त्रिभुज का आकृति का प्रयोग करके इन्होंने जो सबसे ऊपर लिखा था, सबसे ऊपर वाला जो भाग है यहां पे इन्होंने लिखा था भाई उद्देश्य। क्या लिखा था, उद्देश्य। इस नीचे वाले भाग के इस साइड में इन्होंने लिखा था अधिगम अनुभव। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको रीड वेक्शन में भी बताई है, अधिगम अनुभव। और इस साइड में इन्होंने क्या लिख दिया था दोस्तों, मूल्यांकन।
इन्होंने भी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया था और इन्होंने एक आकृति का प्रयोग किया था, ज्यामिति आकृति का प्रयोग। वह ज्यामिति की आकृति क्या कहलाई आपकी, वह ज्यामिति की आकृति कहलाई आपकी त्रिभुज। इस त्रिभुज का इन्होंने प्रयोग किया था और 3 प्रकार से इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इनके अंदर बांटा था। फिर अंत में आती है, अब बात कैसे होगी कि सबसे पहले यदि आप शिक्षण करवा रहे हो ना, तो सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण करो। उद्देश्य का निर्माण करने के बाद में क्या करो, बालकों को अधिगम अनुभव दो। अधिगम अनुभव का मतलब यह होगा कि बालकों को आप शिक्षण करवाओ। शिक्षण करवाने के बाद में बालक का क्या ले लो, मूल्यांकन ले लो, कि पहले उद्देश्य का निर्माण करो, फिर बालक को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन ले लो। मूल्यांकन में आपको पता चल जाएगा, मान लो कोई चीज है कि बालक ने 60% सीखी है, 60% सीखी मतलब 40% अभी तक सीखना बाकी है। ये 40% जो बाकी है ना, इस 40% के वापस क्या बनाओगे आप, उद्देश्य बनाओगे। फिर इस 40% का वापस क्या कराया जाएगा, शिक्षण करवाया जाएगा, अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे, फिर वापस क्या लिया जाएगा, मूल्यांकन। यदि बालक उस 40% की प्राप्ति कर लेता है तब तो ठीक है, मान लो 10% भी बाकी रहता है तो फिर से आप उद्देश्य बनाओ, फिर से अधिगम अनुभव दो, फिर से मूल्यांकन दो। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक बालक पूर्ण रूप से सीख नहीं जाता है। यह किसके द्वारा स्पष्ट किया गया दोस्तों, ब्लूम। तो यहां पे याद रखना, सबसे पहले अपन ने नवीन संप्रति की अवधारणा स्पष्ट की, जिसमें 3 बातें बताई थी कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, और उसके बाद में शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही हैं, और अंत में आपको क्या जांच करना है, आपके अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। और इसमें भी इन्होंने 3 बातें बताई हैं, उद्देश्य, अधिगम अनुभव या मूल्यांकन। मोटे मोटे तौर पर देखो तो लगभग वही बात है। उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, इसने भी उद्देश्य की बात की। फिर उसने शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही है, मतलब अधिगम अनुभव के ऊपर अधिगम अनुभव, और लास्ट में इन्होंने तीनों की जांच करने की बात उसने भी कही थी और इन्होंने भी कही थी। तो लगभग दोनों ने बात क्या कही है, एक जैसी बात कही है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, तो मूल्यांकन, शिक्षा के सोपान बताए गए हैं दोस्तों। शिक्षा के सोपान, शिक्षा के जो सोपान का जो निर्माण किया गया था वो भी इन 3 भागों की तरह किया गया था भाई। 3 भागों में शिक्षा के सोपान का निर्माण किया गया भाई। कितने भागों में निर्माण किया गया है, 3 भागों में शिक्षा के सोपानों का निर्माण किया गया है। जो सबसे पहले निर्माण किया गया है दोस्तों, वह किसका किया गया है, उद्देश्य का निर्माण किया गया है भाई। सबसे पहले किसका निर्माण किया गया है, उद्देश्य का। शिक्षा के सोपान में भी सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्य। अब देखो, आप तरीका लगा करके देखो, आप खुद अगर सोचोगे तो लगभग तीनों प्रतिक्रियाओं के अंदर, तीनों जो नवीन संप्रति ले लो, ब्लूम ले लो या शिक्षा के सोपान ले लो, इन तीनों में पहले नंबर पर क्या आ रहा है, आपका उद्देश्य ही आ रहा है। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी दोस्तों, वो किसकी की थी, आपके उद्देश्य की बात की थी। फिर दूसरे नंबर पर जो इन्होंने बात की उद्देश्य के बाद में, वो इन्होंने की थी यहां पे अध्ययन अध्यापन की अवधारणा। अध्ययन अध्यापन की अवधारणा किसकी बात की थी दोस्तों, अध्ययन अध्यापन की अवधारणा। कि सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण करो, फिर आपको पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है उसको आप स्पष्ट करो कि किस तरीके से पढ़ाने वाले हो और किस तरीके से क्या करने वाले हो दोस्तों, पढ़ने वाले हो। और अंत में जो इन्होंने जिसका निर्माण किया था, वह किया था इन्होंने भी मूल्यांकन का भी। इसका किया था दोस्तों, मूल्यांकन का किया था। लेकिन इन्होंने सोपान के अंतर्गत क्या किया, कुछ चीजों का प्रयोग किया था भाई। सोपान के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो 2 प्रकार के इन्होंने उद्देश्य बताए थे। एक तो बताए थे भाई सामान्य उद्देश्य, और एक बताए थे इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले इन उद्देश्यों का आपको क्या करना है, निर्माण करना है भाई। कितने तरीके के उद्देश्य बताए थे, तो ये भी हल्का फुल्का आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है भाई। मैं साइड में होकर के बार बार इसलिए जा रहा हूं कि आप साथ साथ में लिखते भी रहो। तो उद्देश्य का निर्माण इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, उद्देश्य का निर्माण इसलिए किया जा रहा है भाई। अब उद्देश्य का निर्माण 2 तरीके से किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। फिर अध्ययन अध्यापन की अवधारणा। अध्ययन अध्यापन की अवधारणा में क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे दोस्तों शिक्षण विधियां भी इसके अंतर्गत आती हैं, सहायक सामग्री भी इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। आप जितनी भी पढ़ाने की विधाओं का जो प्रयोग करते हो वो भी क्या आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अंत में आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आएगा, मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। जैसे मूल्यांकन के उपकरण हो गए, है ना, मूल्यांकन के उपकरण हो गए, मूल्यांकन के प्रकार हो गए, मूल्यांकन का विश्लेषण हो गया, निदानात्मक उपदानात्मक उपचार हो गए, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। कुछ भी चीज लिख सकते हो, जैसे मूल्यांकन के उपकरण, पढ़ेंगे आगे मूल्यांकन के उपकरण किसे कहते हैं, उपकरण की बात करेंगे। मूल्यांकन का विश्लेषण इसके द्वारा होता है, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये सारा का सारा इसी के ऊपर क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। तो शिक्षा के सोपान भी कितने प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे
3 प्रकार के शिक्षा के सोपान बताए गए हैं। यहां पे अपन ने जितने भी किए थे दोस्तों, जितना कुछ भी पढ़ा है ना अभी तक, जितने अपन के इन पेजों के अंतर्गत, उन्होंने अपन में 4 बातें अभी तक अपन ने पढ़ ली भाई। यहां पे याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मापन मूल्यांकन में आपको बहुत विस्तृत से पढ़ाऊंगा, है ना, इतना जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटी से छोटी चीज आपको क्या करूंगा, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात अपन ने क्या पढ़ी थी आज, तो वो याद रखना भाई। सबसे पहली बात पढ़ी थी अपन ने, 4 बातें आज की कक्षा में पढ़ी हैं भाई। इतनी मैं हिम्मत रखता हूं ना दोस्तों, मैं आपको कक्षा में ही याद करवाने की, मेरी खास बात यही रहती है कि मैं जब भी कभी भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जब बच्चे यदि मन वाले पढ़ने वाले हैं ना, तो मैं इतनी कोशिश करता हूं कि कक्षा के बाहर उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कक्षा के अंदर ही उसको याद करवा देता हूं। लेकिन शर्त बस इतनी है ना, बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। बच्चे यदि पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि अब आपको जागरूक वागरूक नहीं किया सकते, आप खुद बड़े हो, आप स्वार्थी प्रवृत्ति के बन चुके हो, आपको अपनी मतलब की बात पता है कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। तो आप इतने बड़े हो ना, अगर आप जागरूक से बच्चे मिल जाए ना, मैं आराम से आपको कक्षा के अंदर याद कर दूं। कुछ नहीं था। सबसे पहले अपन ने मापन मूल्यांकन पढ़ा। मापन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं? मापन का मतलब होता है केवल संख्यात्मक या मात्रात्मक, जबकि मूल्यांकन का मतलब होता है मात्रात्मक के साथ में गुणों की व्याख्या भी की जाती है। ये बात अपन ने कंसेप्ट की थी। जैसे 100 में से 50 नंबर आए तो ये प्रकार का मापन होगा, वो उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण, ये दोनों बात भी यदि साथ में लिख दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका मूल्यांकन कहलाएगा। ये मूल्यांकन में स्पष्ट किया था। फिर मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा 3 बातें कही गई कि मूल्यांकन जब भी लेते हो तो 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान किसका रखना है कि आपने जिन उद्देश्य का निर्माण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको कहां से किसका रखना है भाई, आपने जो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया था वह शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही है, इसकी जांच भी आपको किसमें करनी है, मूल्यांकन में करनी है। और तीसरे नंबर पर जो जिसने बात कही थी वो क्या कही था कि बालकों के अधिगम, अनुभव, उत्पादन कितने प्रभावी रहे, इनके आपको जांच करनी है। 3 बातों की जांच आपको मूल्यांकन में करनी चाहिए। ये बात किसने कही थी, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा यह बात कही गई है। उसके बाद में अपन ने पढ़ती थी दोस्तों शिक्षा के नवीन संप्रत्यय की अवधारणा। तो नवीन संप्रत्यय की अवधारणा में अब शिक्षा के 3 अंग बताए थे भाई। कौन कौन से बताए थे, तो सबसे पहले यहां पे भी उद्देश्य बताया था। दूसरे नंबर पहले सबसे पहले क्या बताया था इन्होंने, उद्देश्य बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, उद्देश्य का निर्माण, फिर अध्ययन अध्यापन की परिस्थिति, और तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या बता दिया, मूल्यांकन ले लो। उसके बाद में अपन ने ब्लूम की बात की थी। ब्लूम ने त्रिभुज का आकार बना करके ना 3 बातें उसने भी बताई, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, और लास्ट में क्या बता दिया, मूल्यांकन। फिर शिक्षा के 3 सोपान बताए गए। उस शिक्षा के सोपान में भी सबसे पहले उद्देश्य था, फिर अध्ययन अध्यापन की अवधारणा थी, और अंत में क्या था दोस्तों, उसके भी मूल्यांकन ही था। तो आप मोटे मोटे तौर पर यदि देखते हो, मोटे मोटे तौर पर इन चीजों का पता लगाते हो, तो देखना ब्लूम ने भी सबसे पहले उद्देश्य की बात की, नवीन संप्रत्यय में भी सबसे पहले उद्देश्य की बात है, और सोपान में भी सबसे पहले उद्देश्य की बात है। मतलब पहला पद तो लगभग सब में सेम है, कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। फिर इधर वापस नवीन संप्रत्यय में यदि बात करें, यहाँ पे जो दूसरा पद दे रखा है ना, वो दे रखा है दोस्तों अध्ययन अध्यापन की स्थिति या परिस्थिति, है ना। दूसरी नवीन संप्रत्यय में यह दे रखा है अध्ययन अध्यापन की स्थिति या परिस्थिति, जबकि सोपान में क्या दे रखा है, अध्ययन अध्यापन की अवधारणा, और जबकि ब्लूम ने क्या दे रखा है, अधिगम, अनुभव। ये तीनों बातें मिलती जुलती है, तीनों बातें एक ही हैं, बस इन्होंने भाषा बदल दी, तरीका बदल दिया, और अंत में तो सबने मूल्यांकन की ही बात की है। तो ये 4 बातें जो है ना मुख्य रूप से मोटे तौर पर दोस्तों आपको क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है भाई। कितनी बातें याद रखनी है आपको, ये 4 बातें मोटे मोटे तौर पर आपको क्या रहनी चाहिए, यहाँ पे याद रहनी चाहिए। मापन मूल्यांकन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली ने कौन सी बात कही थी, और उसके बाद में अपन इसके अंतर्गत बात जो कही थी कि नवीन संप्रत्यय की अवधारणा क्या थी, ब्लूम की अवधारणा क्या थी, और शिक्षा के सोपान में जो शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं वो क्या था। ये चारों की चारों बातें आज की क्लास में आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद। मापन मूल्यांकन के विस्तृत नोट्स बनाते जाना दोस्तों, मैं लिखाने से ज्यादा आपको बोलाता हूं। आज मैंने शायद पहली क्लास ली जो बिना पीपीटी से जितना लिखा करके पढ़ाया, बाकी ध्यान रखना मैं बोल करके ही अधिक पढ़ाता हूं। मेरे वर्ड्स को सुनने की कोशिश करें, वहां से नोट्स बनाने की कोशिश करें। पीपीटी और ये तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों की सर ये पीपीटी भी डाल दिया करो आपके ऊपर, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये भी क्या कर दी जाएगी आपके यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों, ये ज्यादा जरूरी है। मैं कभी भी आपको फालतू का ज्ञान देने के ऊपर विश्वास नहीं करता, और मैं भी बना सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक साइड में फोटो लगा करके लाऊं, ये स्क्रीवेन का फोटो, ये ब्लूम का फोटो, ये साइड में त्रिभुज बना हुआ, ये 3 बातें कही हुई, अरे क्या हो जाएगा ऐसा अट्रैक्टिव क्लास कराने से। आपके बच्चे थोड़ी हो भाई, आपके छोटे बच्चे थोड़ी हो जो आपको मैं कंप्यूटर का भी फोटो बताऊंगा, इसका भी फोटो बताऊंगा, इसका भी फोटो बताऊंगा ना। अरे आप बिल्कुल समझते हो ना, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं, चित्रात्मक, है ना, वो शैली बना करके। ये अपन इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। हाँ कभी कभी मैं ऐसे मनोरंजन के लिए फोटो लाता हूं साथ साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। कंसेप्ट में कितना दम है ये ज्यादा जरूरी है। फोटो वोटो अपने आप जगह पर लगते रहेंगे, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इतना ही, 4 बातें हैं और चारों की चारों बातें याद रखना। कल की क्लास शुरू करने से पहले ये चारों की चारों बातें आपको एकदम कंठस्थ मुंह पे याद होनी चाहिए दोस्तों। मापन मूल्यांकन के 4 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। मैं इतनी पूरी कोशिश में आ रहा हूं दोस्तों, और इतनी डिटेल से आपको मापन मूल्यांकन पढ़ाऊंगा ना। आप किसी भी, चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी यूट्यूब के वीडियो से या किसी भी कोचिंग के आपने अगर ऐप खरीद रखा है ना, देख लेना, मापन मूल्यांकन आपको इतना डिटेल से कहीं नहीं मिलेगा जितनी डिटेल से मैं आपको यहां मापन मूल्यांकन पढ़ाने वाला हूं। खाली मापन मूल्यांकन के अंतर, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं और प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दी, और मापन मूल्यांकन पूरा नहीं होता है। जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं वो तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये 4 बातें आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप से फैल रही है दोस्तों, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। बाहर जाए तो मास्क लगा करके जाएं, भीड़ में आने जाने से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको और आपके परिवार को किसी भयानक समस्या के अंतर्गत डाल सकती है दोस्तों, है ना दोस्तों। मिलते हैं अगली बार में ऐसी ही अट्रैक्टिव क्लास के साथ में, इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा राधे राधे।